लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन। हमने थीम ये रखा है आज की गुफ्तगू का कि सीएसएस प्रिपरेशन चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। सो इसमें पहले मैं आपको ब्रीफ कर लूंगा, देन वी विल हैव क्वेश्चंस एंड आंसर्स। First of all, I would like to begin with my introduction, my journey, my road to civil service. It was very difficult. I hail from Khairpur Miras. I had my education from a school there. Then I went to Career College, Ladkana. बैक इन 2008। फिर वहाँ से 2013 में मैं पास आउट हुआ। आई हैड अ ड्रीम टू क्वालिफाई आईएसएसपी, बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ड इट ट्वाइस। But retrospectively, I feel blessed that God had different plans for me, and for the right purpose, they were better. फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ज्वाइन किया। उधर से भी रोल ऑफ ऑनर रिसीव किया। आई वाज अ बिट गुड इन डिबेटिंग। उसने मुझे बड़ा हेल्प आउट कर लिया, बट आई यूटिलाइज माई यूनिवर्सिटी लाइफ एज मच एज आई कुड, ताकि जब जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ तो मेरे लिए मुश्किल नहीं हुआ फिर एग्जाम को क्वालिफाई करना। सो दिस पिक्चर ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ द डे कि जब मैंने सीएसएस का इंटरव्यू फाइनली दे दिया और सिविल सर्विस ज्वाइन की। फिर छोटी मोटी ट्रेनिंग्स रही। अभी करंटली मैं इधर एएसपी ऑपरेशंस काम कर रहा हूँ कोयटा में। माय ब्रीफ जर्नी हैड बीन वेरी सिंपल, दिस मच सिंपल के 2017 में मैं पास आउट हुआ जीसी यूनिवर्सिटी से। 2018 में फर्स्ट अटेम्प्ट दी मैंने सीएसएस की, एंड आई फेल्ड इस्लामियाबाद बाय 3 नंबर्स। लेकिन उसी साल मैंने पीएमएसएन क्वालिफाई कर लिया। आई हैड 34th पोजीशन। फिर 2019 का जो सीएसएस है वो मैंने क्वालिफाई कर लिया, एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अलमाइटी अल्लाह आई गॉट एलोकेटेड इन प्रेस्टिजियस पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। 2019 का जो पीएमएस का एग्जाम था वो भी क्वालिफाई कर लिया, बट देन आई डिड नॉट फील द नीड टू ज्वाइन दैट बिकॉज आई ऑलरेडी had achieved what I had long desired. So उसके बाद फिर काफ़ी सारा ये सीएसएस के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ में टच में भी रहता हूँ। सो आई हैव मेड अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन के जी आपको इस एग्जाम की तरफ जाना चाहिए तो वो किस तरीके से करना चाहिए। ये हमारा एक फ्रेमवर्क होगा जिसके थ्रू हम काम करेंगे। सीएसएस पीएमएस है क्या, कब इम्तिहान होता है, कौन कंडक्ट करता है, क्या पेपर्स हैं, कितनी स्टेजेस हैं इस एग्जाम की, और हर स्टेज के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये किस तरह की नौकरी है। दिस सच अ वंडरफुल जॉब। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू जस्ट स्टार्ट डिलीवरिंग, आप यकीन करें कि लोग इतने आपसे खुश होते हैं कि एवरी टाइम यू फील ब्लेस्ड। फॉर एग्जाम्पल एज एएसपी आई फील के अगर क्राइम कंट्रोल हो जाता है, अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, अच्छी इंक्वायरी हो जाती है, तो वो लोग आपके लिए तो शायद वो एक इंक्वायरी की कंप्लीशन हो, एक इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीशन हो, बट दैट इज लाइफ चेंजिंग फॉर द पीपल। सो जो सोशल ऑर्डर है उसको इम्पोज करने में, उसको डिसाइड करने में सिविल सर्विस का बड़ा रोल है। सो इसको कैसे करना चाहिए, वी विल टॉक मोर ऑन दिस। बेसिकली ये है तो जॉब ही जैसे बाकी जो जॉब्स हैं, लेकिन इसका स्कोप थोड़ा सा बेहतर है। हर साल ये एग्जाम कंडक्ट होता है जनवरी में। कोई 550 600 या अराउंड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं वो एफपीएससी अनाउंस करती है। 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। 12 जो है ना उसमें ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स होते हैं। फिर सब्जेक्ट्स में या तो कंपलसरी और ऑप्शनल्स होते हैं। पहले ये होता था कि जी आप बस सारे सब्जेक्ट्स क्वालिफाई कर जाते हैं या एग्रीगेट से ज़्यादा नंबर ले जाते हैं तो आप पास हैं। लेकिन अभी ये है कि आपने हर ओवरऑल जो है ना 60% मार्क्स जो है ना वो लेने हैं। सीएसएसपीएमएस क्यों करनी चाहिए? वैसे तो बहुत ज्यादा रीजंस हैं। हम सब एक दूसरे को बताते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी कैरियर चॉइस है, खुशी है, जॉब सिक्योरिटी है, ग्रूमिंग है, आपको नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर है, काफी सारी फैसिलिटेट करती है गवर्नमेंट आपको। और लेकिन जो मेरे दिल के करीब है वो पॉइंट नंबर 8 है, वो है दैट इज द पावर टू ब्रिंग चेंज। हम जितने भी इंसान हैं, हम लोगों का जिंदगी में कोई ना कोई मकसद होता है। Some people live for love. Some people live for for themselves. There are very few people who live for the society, live for for other people. और जो दूसरों के लिए जीते हैं उनका बेसिकली मकसद ये होता है कि यार देयर इज अ प्रॉब्लम इन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, देयर इज अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी एड्रेस। लेकिन हम इतने मजबूर होते हैं कि समझते हैं कि यार इसको हम कैसे चेंज करें। सो if you want to bring some change, that will be gradual, that will be evolutionary, but that will be slow but sure.
It's only through civil service. कि rather than going for agitation as यूथ इज मिसचैनलाइज्ड बाय मिसक्रिएंट्स, आप अगर रियल पावर टू चेंज लाना चाहते हैं तो सिविल सर्विस इज द बेस्ट पॉसिबल गेटवे। खिदमत भी है, इबादत भी है, और आपकी पर्सनल इसमें ग्रूमिंग भी है। ओवरऑल आपकी मुआशरे में इसकी इज्जत भी बढ़ी है। सो सीएसएस और पीएमएस में वैसे तो बहुत ज्यादा ग्रुप्स हैं, ये उसकी लिस्ट है, ये एफपीएससी की वेबसाइट पे भी पड़ी होगी। इसमें सेकंड नंबर पे है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, दैट्स माय फेवरेट। पीएस ये भी अच्छा ग्रुप है। फीमेल के लिए भी ये सारे ग्रुप्स अच्छे हैं। अगर वो फीमेल सिर्फ डेस्क जॉब में भी जाना चाहती हैं तो फॉर देम कस्टम्स, एमएलसीजी, इंलैंड रेवेन्यू, ऑफिस मैनेजमेंट एंड अदर ग्रुप्स आर वेरी मच बेस्ट। पीएमएस में भी ये ग्रुप्स हैं। सिंध वाला जो पीएमएस है उसको तो बहुत ज्यादा भी इवॉल्व कर दिया है हुकूमत सिंध ने, क्योंकि उसमें डीएसपी की सीट्स भी आ रही हैं। सो दिस इज द थर्ड कंसेक्टिव बैच जिसमें काफी सारे एस्पायरेंट्स जो हैं वो मेरिट पे डीएसपी रिक्रूट हुए हैं। सो आई जस्ट वांट टू कन्वे कि सीएसएस और पीएमएस की आप अगर तैयारी कर लें तो यू कैन एक्चुअली फॉल इन वन ऑफ ऑल दीज ग्रुप्स एंड यू कैन सेट योर जर्नी राइट। बेसिक्स की तरफ आते हैं। आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र, एजुकेशन, नेशनलिटी और एग्जाम, इसकी तरफ आते हैं। एज बेसिक है 21 to 30। आप इंटर करते हैं, आपकी एज होती है 18। फिर आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी 21-22 एज हो जाती है। तो सो वंस यू 4 year एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी यू आर वेरी मच एलिजिबल कि आप सीएसएस में अपीयर हो सकते हैं। कुछ जगहों के लिए थोड़ी सी है, बलूचिस्तान, कश्मीर, फाटा या गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी एज रिलैक्सेशन है। माइनॉरिटीज के लिए भी है, 32 तक दे सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात यह है कि द सूनर द बेटर। मतलब सीए से साहब 32 साल में कर लें तब तक शायद जो मोटिवेशन टू ब्रिंग चेंज है वो डाइल्यूट हो जाए। वंस यू आर यंग, यू आर वेरी एनर्जेटिक, यू आर फ्रेश ब्लड, आप इस सिस्टम में यू आर नॉट पार्ट ऑफ स्टेटस को, आपकी थिंकिंग जो है ना वो बड़ा मैटर करती है। बिकॉज एट दिस एज यू थिंक फॉर पीपल, एट लेटर स्टेज पीपल थिंक फॉर देमसेल्व्स। इस स्टेज पे आप वो जना साहब वाली बात है कि जी ये ना खुद से सोचें कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया है, या आप सोचें कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया है। सो इन माय हम्बल अंडरस्टैंडिंग ये जो यंग है जो फ्रॉम 24 to 34, ये वो एज ब्रैकेट है जिसमें आप ये सोचते हैं कि मुल्क के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, और जिस भी आप महकमे में है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ करना है। सो दिस इज द काइंड ऑफ एज दैट यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट। ये 2024-25 की बनाई थी, इसको आप जरा देख लें कि कैसे इसको आप फिर फर्दर क्लेम कर सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन वैसे तो 14 years ऑफ एजुकेशन है, लेकिन बीए अब जो है ना डिफरेंट कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में बंद हो गया है। तो आप ना एक 4 साल की डिग्री कर लें और उसके अकॉर्डिंग पे चले जाएं। ये उसकी बेसिक्स हैं, इसको आप खुद कर लें। पाकिस्तानी हो, ड्यूअल नेशनलिटी हो भी तो आप दे सकते हैं एग्जाम, लेकिन फिर सिविल सर्वेंट्स को एक नेशनलिटी क्लेम करनी होगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आपने जो दूसरी आइडेंटिटी है, नेशनलिटी है, उसको अबंडन करना होगा। एग्जाम क्या है, इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग है, फिर रिटर्न है, फिर साइकोलॉजिकल है, फिर इंटरव्यू है। इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्मली ये 2025 का फॉर्मेट है, इसको 2026 में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हर साल अगस्त में आती हैं दरख्वास्तें। रिटर्न एग्जाम फरवरी में होता है। पंजाब, सिंध और केपी के एग्जाम और बलूचिस्तान, इनके पीएमएस का कोई स्पेसिफिक शेड्यूल नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रख लें कि जुलाई ऑनवर्ड कब भी हो सकते हैं। अभी जैसे सिंध की पीएमएस है, एक इसकी उन्होंने एमपीटी ले ली है, और दूसरी जो एमपीटी वो कर रहे हैं उसके लिए 31 दिसंबर इन्होंने लास्ट डेट रखी हुई है। सो डेट्स आपने खुद फॉलो करनी है, इसमें शायद कोई एकेडमी आपको हेल्प आउट ना करे, आपने उसके लिए डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने। मैं जस्ट आपको ब्रीफ कर लेता हूँ। अच्छा, स्टेजेस जैसे मैंने पहले बात की, सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग। आपने पहले तो खुद को एमपीटी के लिए प्रिपेयर करना है, फिर रिटर्न एग्जाम के लिए, इसके हम थोड़ी डिटेल में बात कर लेंगे। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, इसके लिए हम आज बात नहीं करेंगे, बट अगर आप में से किसी ने क्वालिफाई कर लिया तो वो फिर हमसे रब्ता कर उसको हम फ्री में इंटरव्यू की प्रेप भी करा लेंगे। सो स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर आते हैं कि भाई स्क्रीनिंग टेस्ट की ये 4-5 फीचर्स हैं जो याद कर लें। 200 एमसीक्यूज होंगे आपके पास, 200 मिनट्स होंगे, 66 नंबर ले लेने हैं, जो कि कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है।
आप अगर स्क्रीनिंग में फेल भी हो जाते हैं तो ये आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। और एक स्क्रीनिंग सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड है, ये जीआरई की तरह नहीं है, गैट की तरह नहीं है कि वो काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट हो। इसके लिए वैसे कोई भी जीके का बुक कर लें और उससे तैयारी करना शुरू कर लें तो यू वुड सी वंडर्स, आप देखेंगे कि काफ़ी आप में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। साथ ही जो है PMS-23 सन के लिए भी एस्पायरेंट्स अक्सर सवाल करते हैं कि सर उसमें भी एमपीटी आ रही है, तो फाइनली जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने भी डिसाइड कर लिया कि दे वुड फॉलो दिस पर्टिकुलर मॉडल, और अब नेगेटिव मार्किंग वहां से खत्म हो जाएगी। दिस इज अ साइट ऑफ रिलीफ फॉर द एस्पायरेंट्स कि अब वो थोड़ा बेहतर डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिलेबस क्या है? ये सिलेबस है, इसको देख लें। इसमें किसी ने मजीद कोई पूछना होगा तो वी विल टॉक अबाउट दिस इन द एंड। आपने सब्जेक्ट्स ये जहन में रख लेने हैं। अच्छा, उसके बाद रिटर्न होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने सेशन शुरू किया है वो भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये डिफरेंट हैं सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने थोड़ा सा जहन में रख लेना है। इंग्लिश, ऐसे, कंपो, करंट अफेयर, पाक अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, ये आपके 6 होंगे कंपलसरी। बाकी 6 जो होंगे आपके ऑप्शनल्स होंगे। हर किसी में 40+ नंबर आपने लेने हैं। अब प्लानिंग कैसे करनी है अटेम्प्ट? आप में से डिफरेंट तरह के कैंडिडेट्स होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये सेशन बहुत ज़रूरी है। आप यूनिवर्सिटी के दौरान ही प्रिपरेशन करेंगे तो आप यूनिवर्सिटी के बाद ख्वार नहीं होंगे। The reason I qualified exam back in 2018 and in 19 is because मैंने यूनिवर्सिटी के दौरान काफ़ी तैयारी की थी। बाकी ये फिर टॉल क्लेम्स हो जाती हैं कि यार मैंने 4 महीनों में तैयारी की, मैंने 6 महीनों में तैयारी की, वो तो एक ज़रा बैठ के ही तैयारी की होती है। द the aspirants who are very much serious during their university life वुड फील डिफरेंस के वो ज़रा जल्दी क्वालिफाई कर जाएंगे अपना जो एग्जाम है दीगर स्टूडेंट्स के मुकाबले में। सो आप में से एक कैटेगरी वो है जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे। दूसरी वो है जिन्होंने अभी डिग्री कर ली है और उनको पता नहीं है कि भाई प्रिपरेशन कैसे लेके कैसे चले। पहली चीज़ हम जो है ना वो कल अगर करनी हो तो वो क्या करें। एक कैटेगरी वो होगी जिसने एक अटेम्प्ट दे दी है, अब उसका रिजल्ट 2024 वाले का नहीं आया, अप्रैल में आना है, तो वो चाह रहे हैं 2025 के दें या ना दें, उनके लिए भी ये वैलिड है। इवन इफ आपने कोई एक दो अटेम्प्ट दे दिए, फेल भी हो गए और आप अपनी तैयारी को जरा रिव्यू करना चाहते हैं कि वेयर इज द फॉल्ट, इज इट इन अवर स्टार्स और इज इट इन अवर स्ट्रैटेजीज, तो उनके लिए भी ये जो प्लान हम बता रहे हैं ना, ये उनके लिए भी वैलिड है। प्लानिंग आपने इन करनी है इनकी 3 फेजेस में। पहला है इसका नॉलेज गैदरिंग फेज, जिसमें आप ये कर लेते हैं कि नोट्स मेकिंग शुरू कर लेते हैं। शुरुआत आपने करनी है कंपलसरी सब्जेक्ट से। इंग्लिश, ऐसे, कंपो आपने पहले करना है, इसलिए दिस दिस इंस्टीट्यूट हैज बीन वेरी काइंड कि इसने पहले ही इस आपके लिए स्टार्ट कर लिया कि जी आप ऐसे और कंपोजिशन की तैयारी कर लें, बिकॉज दिस इज द मदर ऑफ होल प्रिपरेशन। आपकी अंग्रेजी ठीक है तो उसका आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में भी फायदा है, उसके बाद भी फायदा है, और आप अदरवाइज भी कोई CSS PMS के अलावा एग्जाम देना चाहते हैं तो इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। सेकंड है कि जी आप इसमें कंपलसरी करेंगे नॉलेज गैदरिंग, नोट्स मेकिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का फेज। हम इसे इसलिए कह रहे हैं कि यू स्टार्ट अ सब्जेक्ट, आप इसके नोट्स बनाएंगे और फिर उसे कंक्लूड करेंगे। एक सब्जेक्ट हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यूं 12 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। इट माई टेक 5 to 6 मंथ्स अगर आप जनवरी में इस प्लान के साथ चलेंगे। उसके बाद है रिवीजन, रिवीजन एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे कोई गैप तो नहीं आ गया प्रिपरेशन में। फॉर एग्जांपल 6 महीनों में आपने, मैक्सिमम अगर हम कर लें 7 महीनों में आपने सारे नोट्स तैयार कर लिए। 1 या 2 महीने, 2 महीने आप इसको जनरल रिवीजन को देंगे। जो आपने डिटेल नोट्स बनाए उनको फिर आप 1/3 कर लेंगे। ये जो 2 फेजेस हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स 50% प्रिपरेशन ऑफ CSS। रिमेनिंग 50% प्रिपरेशन जो CSS की है, दैट लाइज इन द रिटन एंड राइटिंग एंड असेसमेंट फेज। कि अब आपने नॉलेज पढ़ लिया, पा के फिर पता चल गया, आपने उसको रिवाइज भी कर लिया। नाउ इज द टाइम कि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करें, लिखें, असेसमेंट करें। क्योंकि एग्जामिनर इज नॉट कंसर्न विद दिस आइडिया कि आप जिन्ना लाइब्रेरी में 15 घंटे पढ़ते थे, आप दारुस्सलाम लाइब्रेरी में, लिंकन कॉर्नर में, या किसी एकेडमी की लाइब्रेरी में 10-10 घंटे पढ़ते थे। यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट टू अराइव एट द गेट ऑफ द लाइब्रेरी। ऑल इज कंसर्न इज विद द फैक्ट कि जी आपने जो सवाल लिखा है उसमें आपको 20 में से वो कितने नंबर थे, एंड दैट आल्सो मैटर्स फॉर यू। तो ये चीजें आपने करनी है, ये ब्रीफ फेजेस हैं। अच्छा, फर्स्ट फेज को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो उसकी आपने ये सीक्वेंस रखनी है कि ऐसे और कंपोजिशन की इकट्ठे आपने तैयारी करनी है, फिर कंपलसरी, फिर ऑप्शनल्स।
किसी सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें? अभी आप लोगों में से काफी लोगों के सवाल होंगे कि जी हम मसलन कल चाहते हैं कि हम सब्जेक्ट प्रिपेयर करें पाकिस्तान अफेयर्स, तो कैसे करें? ये उसके 6 स्टेप्स हैं, टेक अवेज हैं। नंबर 1 देखें कि जो उसकी कोर्स आउटलाइन है वो क्या है। 2, उसके पास पेपर्स को देख लें। थर्ड, एक एकेडमी की बुक, एक स्टैंडर्ड बुक। फोर्थ, उसकी एक एमसीक्यू बुक पकड़ लें। फिर टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करें, और जो सब्जेक्ट खुद से नहीं हो रहा ना, तो उसके लिए ज्यादा परेशान ना हो, किसी से पढ़ लें। मतलब आपका बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस का, आप आकर फिर अब आपको समझ नहीं आ रही कि ये मॉरल और रिफॉर्म्स क्या थे, खिलाफत मूवमेंट क्या थी, 26 अमेंडमेंट क्या है। तो रादर देन बीटिंग अबाउट बुश, स्पेंड सम मनी and learn from a mentor. This will save your time, this will save your resources, and this will save your age. Most important of all. अगर आप बिल्कुल नोवाइस है ना, फिर भी 20 या 25 दिन आपसे कोई सब्जेक्ट ले लेगा पाकर फिर टाइप, फिर सब्जेक्ट्स काफी सारे एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो मसलन कुछ टॉपिक्स पाक और करंट अफेयर्स के सेम है, तो इफ यू हैव जस्ट प्रिपेयर्ड पाकिस्तान अफेयर्स वेल, इट वुड बी फॉर बेटर कि भाई आप उसमें, इट वुड बी इजियर कि आप फिर करंट अफेयर्स को बहुत आसानी से कर लेंगे। ये एक फॉर्मेट है। उसके बाद है जी नोट्स मेकिंग कैसे करनी चाहिए, जो हमारा इसी फेज का हिस्सा है। दूसरे को नोट्स होने चाहिए अपने, हमेशा याद रखें नोट्स अपने होने चाहिए। प्रिपरेशन अगर आप कर ही रहे हैं ना, तो इतने सीरियस बने कि आप किसी से नोट्स उधार ना मांगे, एक बार खुद आप अपने नोट्स बनाएं। हाँ, दूसरों के नोट्स आपके लिए गाइडलाइन पर्पस के लिए हों, लेकिन उससे ज्यादा उनकी यूटिलिटी नहीं है। कोई एक टॉपिक सेलेक्ट कर लें, उसको रेलिवेंट सोर्सेज से पढ़ें, मेजर पर्सपेक्टिव पढ़ लें, फिर उसकी राइटिंग कर लें और उसे अपने अल्फाज में लिखें या लैंग्वेज कॉपी कर लें। इस तरीके कार से आप नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद नोट्स में आपकी क्या चीजें होनी चाहिए? मैक्सिमम हेडिंग्स होनी चाहिए, टूल्स ऑफ प्रेजेंटेशंस होनी चाहिए, मैप। मिसाल एक मैं नोट्स अभी चेक कर रहा था रिसेंटली, एस्पायरेंट ने लाइन ऑफ कंट्रोल ना एक सीधी लकीर बनाई हुई थी। अब लाइन ऑफ कंट्रोल सीधी लकीर कोई नहीं है, क्योंकि आपने मैप नहीं देखा। तो इस तरह से यहाँ पर काफी एस्पायरेंट्स को आइडिया नहीं है। एक टेररिज्म के ऊपर मैं ऐसे पढ़ रहा था, तो उसमें भी उसने आउटलाइन के बाद ना एक क्लाशनकोफ की जो है ना वो ड्राइंग कर ली। अब आपने थोड़ी सी जजमेंट आपने देखनी है कि किधर जो है ना प्रेजेंटेशन की टूल्स रिक्वायर्ड हैं, किधर नहीं है। देख लें कि ये जो टॉपिक है पास्ट पेपर्स में कैसे पूछा गया है। आजकल सॉफ्ट फॉर्म में भी आप बना सकते हैं, थोड़ा चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं, फिर उसको प्रिंट करके आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। फिर उनको आप अपडेट करते रहें, रेलिवेंट ऑथर्स को कोट करते रहें, तो इस तरीके कार से आपके बड़े अच्छे नोट्स बन जाएंगे। उसके बाद डिस्कशन है कि जी आपने कंपलसरी कर लिए सब्जेक्ट्स, अब आप ऑप्शनल्स करना चाहते हैं। नोट्स मेकिंग का तो फॉर्मेट वही होगा। अब ऑप्शन सिलेक्ट कैसे कर लें, उसके लिए जितनी डिटेल में गुफ्तगू हो, उस सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है। पहले तो ये आपकी लास्ट डिग्री है, वो आपको हेल्प आउट करेगी। किसी ने पॉलिटिकल साइंस की है तो यू मस्ट चूज दैट। आपका एप्टीट्यूड किस में है? मिसाल एक बंदा है, उसने पढ़ी है जिंदगी में, की है उसने, प्राइवेट भी है, और वो कहता है कि मैंने चूज करना है फिलोसफी, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। अब इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, कोई एप्टीट्यूड इसमें आपका डेवलप नहीं होगा। बट इफ यू थिंक नहीं आप फिलोसफी में बड़े अच्छे हैं, तो ठीक है, आप चूज कर लें, आपको कोई रोक नहीं रहा। इट्स ऑल द चॉइस दैट विल कॉस्ट यू वॉट एवर द कॉस्ट में बी। काफी सब्जेक्ट्स ओवरलैपिंग हैं, वो जरा देख लें। जनरल स्कोरिंग ट्रेंड के हिसाब से क्या सब्जेक्ट्स पिक करने चाहिए या नहीं। मिसाल के जी यूएस हिस्ट्री फेल हो रहा है, तो बस हम यूएस हिस्ट्री पिक नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें मेरे दो टेक अवेज हैं, इसमें एस्पायरेंट्स और जो क्वालिफायर्स हैं उसमें जरा इख्तलाफ है। वो ये है कि जी देखें, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो इस साल फेल हुआ तो अगले साल भी फेल होगा। अगर रिजल्ट इतना ही प्रिडिक्टेबल होता, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो इस एग्जाम की जो यूटिलिटी है वही खत्म हो गई। तो पहले तो रिजल्ट प्रिडिक्टेबल नहीं है, फिर पता नहीं है कि अगले साल सब्जेक्ट कौन सा सो टू से हिट होना है, यानी कि उसमें जो है ना स्कोर कम आना है। तो जनरल स्कोरिंग ट्रेंड इज नॉट दैट बिगर अ गाइड। आपकी प्रिपरेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। मैंने 2 एग्जाम दिए हैं 2018, उसमें यूएस हिस्ट्री 6,000 लोगों का फेल हुआ, बट आई द बैकग्राउंड इन हिस्ट्री सब्जेक्ट, तो मेरे उसमें 56 नंबर थे। फिर अगले साल जो है ना लोगों ने हिस्ट्री सब्जेक्ट उठाया ही नहीं 2019 में। मैंने कंटिन्यू किया वही सब्जेक्ट, मेरे 87 नंबर आ गए यूएस हिस्ट्री में। सो वन रीजन आई एम इन पीएसपी टुडे इज बिकॉज ऑफ द यूएस हिस्ट्री। सो माय पॉइंट इज कि ईच सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। आप सब्जेक्ट तैयार करेंगे तो उसमें नंबर आएंगे। आप ये सोचें कि मैंने अच्छा तैयार किया, उसमें नंबर अच्छे आ जाएंगे। सो द बेस्ट सब्जेक्ट इज
कि कौन सा चूज कर लें, द बेस्ट सब्जेक्ट इज द बेस्ट प्रिपेयर्ड वन, वॉट एवर द सब्जेक्ट मे बी। सो फर्स्ट फेज जब आपका पूरा हो जाए, सारे आपने कर लिए चीजें, उसके बाद आप ये कर लें कि सेकंड फेज में शुरू कर लें कि फर्स्ट फॉर एग्जांपल सी पे एक आपने पहले 10 पेजेस का बनाया था, अब सेकंड फेज में आप उसे 1/3 कर लेंगे, ठीक है। इंट्री टेस्ट जिन लोगों ने दिया होता है वो काफी मेच्योर होते हैं, उन्होंने तैयारी को समझा भी होता है और उनका जो स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो भी काफी बेहतर होता है। लेकिन जिनका नहीं है उनके उनके लिए ये है कि 1/3 कर लेना है, 10 को आपने 3 तक ले आना है। उसमें रिवीजन करनी है, रिटेन करना है आपने, क्रैमिंग करनी है, कॉन्सेप्चुलाइज करना है आइडियाज को, और इंपॉर्टेंट फीचर्स जो टॉपिक की हैं वो रिमेंबर करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि थर्ड फेज ऐसा है कि जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि मेरा पोटेंशियल स्कोर कितना आएगा। फॉर एग्जांपल मेरा पहला अटेम्प्ट जो था 2018 का, उसमें मेरा स्कोर आया 636, सॉरी 632, और उसमें इस्लामियात का था 37 जो कि एक्सक्लूडेड है। अब मेरी जो प्रोजेक्शन थी वो थी कोई 680 की, तो मैंने सारी चीज़ें इस हिसाब से प्लान की कि मेरे एमसीक्यूज इतने ठीक होने चाहिए, जनरल साइंस ठीक होनी चाहिए, फलां सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आपने हाई और लो स्कोर को ना थोड़ा जहन में रखना है कि इसके पीछे क्या राज है। सबसे पहला ये है कि आपने आंसर लिखे कैसे हैं, मॉक एक्सरसाइज की है, असेसमेंट कराई है। जिसने कराई होगी वो एक सवाल पे 12 नंबर लेगा, जिसने नहीं कराई होगी ना वो 8 नंबर ले लेगा। अब आप इसको मैथमेटिकल कर लें, ये मैथ आपने बड़े गौर से सुननी है। एक पेपर में 4 सवाल हैं, हर सवाल के ऊपर आपने 8 नंबर लिए तो दिस बिकम्स 32। 10 पेपर में वो हो जाते हैं 320। लेकिन आपने क्या किया है कि आंसर्स अच्छे लिखे हैं तो आपके नंबर आ गए 12। यानी कि अब आपके हर सवाल पे 12 नंबर एवरेज, 4 सवालों पे 48, 10 सब्जेक्ट्स के ऊपर 480। तो एक कैंडिडेट है उसके 320 नंबर हैं, दूसरा कैंडिडेट है उसके 480 नंबर हैं, सो देर इज अ ह्यूज गैप ऑफ 160। दूसरा हाई और लो स्कोर का अलर्ट ये है कि आपका एमसीक्यूज में स्कोर क्या है। काफी एस्पिरेंट्स पढ़े ना एरोगेंस में आ जाते हैं, वो ये है कि जी मैं तो एमसीक्यू ओरिएंटेड हूं ही नहीं, मुझे तो बस आप कोई टॉपिक दे और मैं तो डोनाल्ड ट्रंप से भी बात कर सकता हूं। सो आप इस ना जरा फ्रेमवर्क से निकले, एमसीक्यूज आर इम्पोर्टेंट। मैं मैथमेटिकल आपको बता देता हूँ। आप एमसीक्यू तैयार नहीं करें, 10 एमसीक्यूज पर सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट्स में आपके 100 एमसीक्यूज आ रहे हैं, आप थोड़े सीरियस एस्पायरेंट हैं, आपके 15 एमसीक्यूज ठीक है, 10 सब्जेक्ट्स पे वो 150 हो गए। तो आप देखें कि एमसीक्यूज में भी आप जो गैप क्रिएट कर सकते हैं दैट इज ऑफ द 50 मार्क्स। तीसरी चीज जिसको एस्पायरेंट्स बड़ा लाइट लेते हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, वो है साइंस एंड एबिलिटी में। अब इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक ये है कि एस्पायरेंट्स ये समझते हैं कि अच्छा पाक और करंट अफेयर में मैं ना 60-60 नंबर ले लूंगा, साइंस में मेरे 30 नंबर भी आ जाए तो 150। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस फ्रेमवर्क से आपने निकलना है, ये नहीं आते पाक अफेयर में कभी कभी 60 नंबर, तो क्या होगा? वुड यू गो विद द डिफीटिस्ट अप्रोच? तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी में मैंने जो सेकंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव किया स्कोर, रिटर्न में मैंने फिर 700 नंबर लिए। वो ये था कि पहले अटेम्प्ट में मैंने स्कोर किया 32, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने स्कोर किया 64, जो कि मैं अभी भी समझता हूँ कि कम था, लेकिन बस आई एम नाउ इन पीएसपी तो आई हार्डली केयर अबाउट स्कोर। लेकिन ये कि अगर आप मेहनत कर लें तो 80 नंबर इसमें आप ले सकते हैं। आखिरी ये है कि लक के ऊपर है कि वो है आपका इंग्लिश ऐसे और प्रेसी में डिफरेंस। आपने इसमें स्कोर लेने 40-40, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो इसमें बड़े अच्छे नंबर आ सकते हैं। मैं आपको अपना स्कोर बताऊं, 2018 में मैंने इंग्लिश ऐसे में लिए 52 मार्क्स, 2019 में आ गए अगेन 48 मार्क्स। अब ये जो 8 और 12 नंबर थे ना, ये समझ लें कि एक बड़ा ग्रेस है, बड़ी पुश है। अच्छा प्रेसी के ऊपर आते हैं, 2018 में लिए 64, 2019 में लिए अराउंड कोई 58। तो ये 58 या इसके अराउंड थे, बिलो 60 थे एंड अबव 50 थे। अब ये जो 20 या 24 नंबर हैं ये बड़ी वैल्यू एडिशन है। ऐसा हो सकता है कि किसी पेपर में आपके नंबर कम हो, तो ये जो प्रेसियर कॉम्पोजिशन के नंबर हैं ये आपका बड़ा उसमें जो है ना वो रोल अदा करते हैं। इसी तरह से जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का कंपोजिशन का एग्जाम था, उसमें मैंने नंबर लिए 78। तो अच्छे से मेरी एलोकेशन हो गई पीएमएस में। अब चूंकि मुझे इसमें 3-4 साल हो गए सर्विस में, तो मुझे खुद की तारीफ करने का ना कोई पर्पस है ना कोई उससे मुझे कोई फायदा होना है। मैं सिर्फ आपको बताना ये चाहता हूँ कि भाई आपका टारगेट तो 40-40 होना चाहिए, लेकिन
आप थिंक बिग कि यार मैं 40 तो लेने, लेकिन अगर मैं 60 नंबर ले लूं तो क्या हो जाएगा, 20 नंबर आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। एक एक नंबर आपकी एलोकेशन में मैटर करता है। माई स्कोर इज 700 इन रिटन, 695 पे। आई हैव अ बैचमेट फ्रॉम पंजाब, ही इज इन अ डिफरेंट ग्रुप, ही इज नॉट इन पीएसपी। जस्ट इमेजिन के ईच नंबर काउंट्स एंड इट काउंट्स वेरी डियरली। अब ये कुछ FAQs हैं, एस्पायरेंट्स मुझसे पूछते हैं, वो मैंने इधर बस क्विकली लिख लिए हैं कि सर हम दिन को पढ़ें या रात को। भाई जिस टाइम पढ़ें बस ईमानदारी दयानतदारी के साथ पढ़ें। पर ये सर हम लाइब्रेरी में पढ़ें या रूम में, या जिधर आपका दिल चाहता है पढ़ें, बस खुदा का नाम है पढ़ें। सर हम सेल्फ स्टडी करें या ग्रुप में, या जिधर करना है आपने पढ़ लें। ऐसी ग्रुप स्टडी जिसमें आप शुरुआत में तो बात कर लें कि यार 26वीं अमेंडमेंट, 26 अमेंडमेंट क्या है, और वो खत्म इस बात पे हो कि यार विराट कोहली अच्छा जो है ना बैट्समैन नहीं है। तो ऐसी ग्रुप स्टडी से तो बेहतर है कि आप फिर सेल्फ स्टडी करें। लेकिन फिर ऐसी सेल्फ स्टडी जिसमें आप टिकटॉक यूज कर लें, सोशल मीडिया यूज कर लें, फिर पढ़ें और खुद को धोखे में रखें, एंड यू डू नॉट फील योर सेल्फ अकाउंटेबल, तो ऐसी सेल्फ स्टडी भी मतलब ठीक नहीं। सो इट्स इंटायरली योर चॉइस। लेकिन पॉइंट ये कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं ना, तो अपनी ध्यानतदारी से कर लें, किसी ने आपको नहीं देखना। आपने 1 या 2 साल की ये मेहनत है, कर ली ना, जम के मेहनत करें, पूरी उम्र सेट हो जाएगी आपकी। रूटीन क्या रखें? नॉर्मल रूटीन का पैटर्न ये है कि यार अंग्रेजी को थोड़ा टाइम दें, 3-4 घंटे, साथ ही 2-4-5 घंटे किसी सब्जेक्ट को दें। शाम को एक दो सब्जेक्ट से लाजमी ट्यूशन लें, उसके बगैर ये अपनी तैयारी में आपका मोमेंटम नहीं आएगा। ये मैंने लिख ली है चीज़ें, ये क्या करनी है। इसमें इसमें फिर जो हमारे सर वकास हैं, ही वुड ब्रीफ यू मोर कि आपने अंग्रेजी को कैसे तैयार कर लेना है। सो आई लीव दिस फॉर हिम। सो ये बेसिक लेआउट है CSS पे PMS की प्रिपरेशन का। अब आखिरी सवाल है, इसके बाद फिर मैं ना आपके क्वेश्चन आंसर सुनूंगा। वो है कि जी एटीट्यूड किस तरह का होना चाहिए। हमारे एस्पायरेंट्स का जो एटीट्यूड है ना माशाल्लाह, वो ये है कि वो तैयारी करने के पहले दिन ये समझते हैं कि बस खत्म, मेरे जैसे तो तैयारी है ही नहीं किसी की। एक डिल्यूजन में रहते हैं, इस तरह का एटीट्यूड ना। फिर दूसरी कैटेगरी है, वो ओवर एस्टिमेट खुद को कर लेती है कि भाई मुझसे नहीं बना, मुझे ये बड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है, लग के यार लोग होते हैं नहीं होते, खुद भी नहीं करेंगे दूसरों को भी करने नहीं देते। तीसरी ये है कि वो पढ़ेगी तो सही टीचर्स के ऊपर, लेकिन क्रिबिंग होगी उसको, नहीं ये इस तरह से नहीं पढ़ा रहा टीचर, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। भाई आपने क्वालिफाई नहीं किया और आप इतनी बातें माशाल्लाह कर रहे हैं, जिसने क्वालिफाई कर लिया उसकी बात को आप वेटेज नहीं दे रहे। तो इस तरह के जो नेगेटिव एटीट्यूड है, इस तरह के लोगों को ही माइनस कर ले। CSS के अलावा भी मैं आपको बता रहा हूँ, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े, थोड़ा जिंदगी में कोई पर्पस तो अचीव कर ले। ठीक है। तो एटीट्यूड आपका सबसे पहले तो कमिटमेंट होनी चाहिए। इंसान दुनिया में वही अच्छा है जो जो कमिटमेंट करे वो पूरी करे। मिसाल मेरी कमिटमेंट है, मैंने 5:30 बजे आप लोगों के साथ मिलना है। इसके लिए हमने एक पूरे बैकग्राउंड में मेहनत की है। अब मैं 5:30 बजे नहीं आता तो क्या इंप्रेशन जाएगा? फायदा नहीं है ना फिर। बंदा कोई बात इस तरह, आप पहले ही दिन सोचेंगे यार मैंने प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ये वीजे पे मुलाजिम लगना है तो वो आप सोच लें। वरना मैं सिंध से काफ़ी मेरे एस्पायरेंट्स से उधर जनरल लाइब्रेरी में तैयारी करते थे, उसमें PST में हो गए लोग ना, मैं प्राइमरी स्कूल टीचर। तो वो बड़ा खुश हो रहे थे, यार हमने बड़ी नौकरी ले ली, अब तो हम नौकरी पेशा अफराद हो गए। मैं कहा यार आप लोग लाहौर आए थे PSP का ड्रीम लेके, और आपका जो एंड रिजल्ट है वो PST है। आई एम नॉट अगेंस्ट PST, आई एम नॉट अगेंस्ट रेंजर, बट माई पॉइंट इज के सी योर कमिटमेंट लेवल, कि आपका कम से कम मकसद तो यार बड़ा होना चाहिए। तो कमिटमेंट रखें अगर आपने करनी है, वरना खुद का भी टाइम ज़ाया ना करें इस तरह से एकेडमी टीचर्स के साथ पैसे भी ना आए। परसेवरेंस, थोड़ा साबित कदम भी रहें, कि कभी कभी फेल भी हो जाता है बंदा, कोई नहीं, 3 अटेम्प्ट इसलिए रखी गई हैं कि हो सकता है कि आप फेल हो जाए। वरना एक अटेम्प्ट रख लेते कि नहीं नहीं आप तो माशाल्लाह आएंगे और छा जाएंगे, यू विल बी जूलियस सीजर, जो जिसने कहा आई केम आई सा आई कॉन्कर्ड, इस तरह से जूलियस सीजर ही था। नॉट एवरीवन कैन बी सीजर। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करें। ठीक है। अब ये मिसाल मैं आपको दूं, ये मैंने स्लाइड से मैं 2018 में पढ़ा रहा था, तब ये ऐसी नहीं थी। बट जब आज मैं बना रहा था तो इसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा, यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ कंटिन्यूअसली, ऑल यू कैन डू इज दिस।
आखिरी बात यह है कि देखें, कामयाबी जो है ना वो वालिदैन की दुआ से, रिश्तेदारों की दुआ से और अल्लाह पाक की जो है ना मर्जी से आपको मिलती है। तो जिंदगी में सब्र और शुक्र भी लाजमी अदा करें। दिन में आप देखेंगे अगर आपके 8 घंटे विथ पर्पस गुजरे, यू शुड फील ब्लेस्ड कि गॉड हैज बीन वेरी काइंड कि आज आपका दिन इतना अच्छा गुजरा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ ब्रीफ डिस्कशन। इसके बारे में बस मैं चाहूंगा कि आप लोगों के जो सवाल जवाब हैं तो वो आप पूछ लें। 10 मिनट हम सवाल जवाब को देंगे, एंड देन वी विल गो फॉर ए ब्रीफ प्रिपरेशन कि यार आपने ऐसे को जो है ना किस तरीकेकार से हैंडल कर लेना है। हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स इफ एनी। पहले आप सारे लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर मैं कलेक्टिव इधर लिख रहा हूँ, फिर मैं कलेक्टिव जवाब दे दूंगा आपको। जूम ग्रुप चैट में मैसेज में सवाल करें, कोई भी बोल के सवाल नहीं करेगा। कांट लिसन एवरीवन। बहुत कंफ्यूजन है भाई के। ओके, सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन के हिस्ट्री ग्रुप में बहुत कंफ्यूजन है भाई। वो कंफ्यूजन बताए ना, तो हिस्ट्री खुद एक कंफ्यूजन है। तो आपको इसमें क्या कंफ्यूजन है वो जरा बता दें, ताकि हम जरा स्पेसिफिकली उसको हल करने की कोशिश कर लें। नेक्स्ट है कि सर बुक्स रिकमेंड करें सब्जेक्ट्स के लिए। ये मैं इस ग्रुप में भेज देता हूँ आपको, जो मैडम ने बनाया हुआ है, तो आपको बुक्स मिल जाएंगे। अल्लाह करे आप बुक्स खोल लें। व्हाट ऑप्शनल्स आर गुड फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अच्छा मुईद, ऐसा है कि मेरा ख्याल है कल सेशन एक हम रखेंगे ऑप्शनल्स के ऊपर कि कौन कौन से आपके ऑप्शनल्स होंगे। तो वन ऑन वन हम उसमें ज़रा डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है सर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के मुताबिक क्या क्या ऑफिशियल अगर कोई कोर्स ले तो। यार ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऑफिशियल कोई कोर्स ले तो। हम तो इधर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस नहीं करा रहे जितना मुझे पता है। इमरान अली साहब माशाल्लाह बहुत मोटिवेटेड है। सर मैंने इंटर पास किया है, स्क्रीनिंग करना चाहता हूँ, सीएसएस करना चाहता हूँ, डिग्री कॉलेज साइड करना चाहता हूँ। अ, इसके लिए मैं यही कहूँगा जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है, आप पहले डिग्री तो जो है ना पूरी कर लें। डिग्री पूरी करेंगे, रेगुलर डिग्री कर लें। आप चाहते हैं कि बस आप बैठे हैं और अंग्रेजी के 10 वर्ड्स याद कर लें तो चेयरमैन एफपीएससी आपको फोन करे, हाँ भाई जहाँ पीएसपी लेना है या पीएस लेना है इसको। रिक्वेस्ट मैडम तो वाइफ शी कुड रिकॉर्ड इट, ताकि। ऑल राइट, अभी जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं इट्स अबाउट इंग्लिश एसे। नाउ दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ourselves, दिस इज एसपी मोहम्मद शरीफ फ्रॉम 48 सीटीपी। इंग्लिश एसे जो है वो बड़ा अहम एक सब्जेक्ट है, और इसी के अराउंड सारी तैयारी रिवॉल्व कर रही है। सो वी विल हैव अ बिट डिस्कशन अबाउट दिस। सो हमारी गुफ्तगू का आगाज हम इस बात से करेंगे कि इंग्लिश एसे इज कंसिडर्ड मिशन इम्पॉसिबल इन सी एस पीएमएस एग्जाम। इस सेशन का मकसद है ये है कि वी हैव टू मेक दिस मिशन पॉसिबल, एंड यू वुड सी कि with each coming day discussion will be opening up ऐसे in such a manner कि ऐसे would no longer be mission impossible। इसके जरा ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि ये गुफ्तगू हमारी है क्या और इसको हम कैसे लेके जा रहे हैं। एफपीएससी का सिलेबस क्या कहता है ऐसे के बारे में, क्यों इतना मुश्किल है, ऐसे और दीगर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है, हिस्टीरिया इसके अराउंड जो घूम रही है कि यार ये नहीं हो पाएगा, ऐसे में बड़ा मसला है। अभी भी जो जनवरी में लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं वो इफ्स एंड बट्स में कि यार अटेम्प्ट नहीं देते, ऐसे की प्रिपरेशन ठीक नहीं है। ठीक है। सो फिर ऐसे की प्रिपरेशन कैसे करें, फंडामेंटल्स क्या हैं, और ये सेशन आपको कैसे हेल्प आउट कर लेगा। ठीक है, ये एक बेसिक लेआउट में आपको बता रहा हूँ, फिर हम इसके ऊपर कल जो है ना वो सेशन करेंगे। सो सिलेबस अगर आप देखें एफपीएससी का, तो उसमें तो ये लिखा है कि जी आपने एक ऐसे लिख लेना है, और आपको टॉपिक्स मिलेंगे 10, बस उसके ऊपर आपने आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन, टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे देनी है। अब ये बड़ी वेग है कि इसमें जी करना क्या है। तो आपने ये सेशन इसलिए भी लेना है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि इफ यू कुड बी a यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यू कुड बी graduate from university starting preparation of essay recently,
फर्स्ट अटेम्प्ट दी हो, किसी अटेम्प्ट का वेट कर रहे हैं, आप अपने ऐसे को हमेशा इम्प्रोवाइज करते रहे। ये भी गारंटी नहीं कि इफ यू हैव क्वालिफाइड वंस तो यू आर गोइंग टू क्वालिफाई अगेन। द पीपल लाइक मी आर वेरी मच लकी कि उन्होंने 4 मरतबा कंसेक्टिव जो है ना ऐसे क्वालिफाई किया है, ट्वाइस इन सीएसएस, ट्वाइस इन पीएमएस, उसके बाद कोई एग्जाम देने की नौबत भी नहीं आई। सो क्या है इसमें जी, पहले तो ये देख लें कि दीगर सब्जेक्ट्स और एसे की प्रिपरेशन में थोड़ा सा फर्क है। ऐसे में आपने देखा कि कोई डिफाइंड सिलेबस या कंटेंट नहीं है। आप अगर पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस देखेंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट है कि ये 28 टॉपिक तैयार कर लें और इसमें डिफरेंट सब टॉपिक तैयार कर लें। ये ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड है, थोड़ा क्रिएटिव है, क्लियर है, वेल थॉट आउट होना चाहिए, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। फिर ग्रामर इसमें इंटीग्रल पार्ट है। आपको फिर पाक और करंट अफेयर वाले टीचर्स ज्यादा बेहतर बताएंगे कि अगर उसमें आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स हैं भी ना तो दे आर ओवरलुक्ड, बट व्हेन इट कम्स टू एसियन कंपोजिशन देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन इंग्लिश ग्रामर। सो इट्स इंटीग्रल पार्ट। करना ऐसा है कि पहले से आपने कंटेंट पहले से किसी से पढ़ लें, जैसे आप लोग ये सेशन लेना चाहते हैं तो पहले आप समझ लें कैसे है क्या, फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी रीडिंग कर लें, राइटिंग कर लें, उसके असेसमेंट करा लें और इस प्रोसेस को थोड़ा सा रिपीट कर लें। सो हिस्टीरिया क्यों है इंग्लिश ऐसे के अराउंड? पहले तो यह है कि एस्पायरेंट्स हैव लिटिल और नो कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश का जो एग्जाम इंग्लिश ऐसे का जो एग्जामिनर है, ही इज वेरी मच कंसर्न अबाउट एरर फ्री लैंग्वेज। कंटेंट एवरेज भी चल जाएगा, बट अगर आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं है तो बिल्कुल मज़ा नहीं होएगा। क्योंकि आप सर्विस ज्वाइन कर लें और आपकी फिर वो बेसिक अंग्रेजी ठीक नहीं है तो यू वुड फील एम्बैरेस्ड इन योर फ्रेटर्निटी एज वेल। दूसरा इसके अराउंड हिस्ट्री का ये कि यार एक सवाल है, बाकी में ये है कि देखें 7 सवाल हैं उसमें से 4 आपने करने हैं। तो ठीक है, अगर 4 में से भी 3 अच्छे आ रहे हैं और एक सही नहीं भी आ रहा तो यू वुड बी एबल टू मैनेज 40+ मार्क्स। इधर सवाल ही एक है, उसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट भी होना जरूरी है, क्लैरिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन भी होना जरूरी है कि जो पूछ रहा है वही आप बयान कर लें। थर्ड, ये कैन प्रिडिक्टेबल है, एक तो इसलिए क्योंकि इसका कोई कंटेंट नहीं है एज सच। दूसरा इसलिए ये है कि कभी भी किसी फिक्स डोमेन से नहीं आ सकता। सो द ओनली थिंग प्रिडिक्टेबल इन इंग्लिश ऐसे इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द साइकोलॉजिकल फियर एसोसिएटेड विद ऐसे। हर साल इतने लोग फेल हो रहे हैं, 97% लोग फेल हो रहे हैं इंग्लिश ऐसे में। तो उसका है ना एक एक ऑरा बन गया है कि पता नहीं इंग्लिश ऐसे क्या भला है। इसलिए मैंने फिर वो टॉम क्रूज का नाम चूज कर लिया कि इंग्लिश ऐसे हैज बिकम मिशन इम्पॉसिबल फॉर मेनी एस्पायरेंट्स। मैंने ऐसे एस्पायरेंट्स देखे, बहुत मेहनती हैं, लाहौर में मेरे साथ तैयारी करते थे। इतने मेहनती है ना कि मेरा दिल होता था कि अगर मैं कोई मेरे हाथ में नौकरी होती है ना तो मैंने उनको यूं पकड़ा देनी थी कि यार आपको सिर्फ मेहनत की बुनियाद पे मिले। लेकिन उनकी ना ऐसे की प्रिपरेशन ठीक नहीं थी। तो ऐसे की प्रिपरेशन जो है ना वो थोड़ा सा जान मांगती है, उसको जरा टाइम देना है। कैसे करना है अब हमें पता चल गया कि यार हिस्टीरिया तो है। तो इस हिस्टीरिया के बारे में एग्जामिनर रिपोर्ट जो है ना वो ये है कि एस्पायरेंट्स की काफी सारी गलतियां ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग रूल्स, इससे एक आधी टाइप एरर हो जाती है। नॉर्मल हम ह्यूमन एरर वाली मिस्टेक्स भी कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो तो फिर नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं चीजें। दूसरी उसकी ऑब्जर्वेशन है आउटलाइंस आर रेलिवेंट, कि या तो वो बहुत शार्ट है, अनस्ट्रक्चर्ड है, अनएक्सप्लेन्ड है, या आउटलाइन लिखी है कि मैं 22 पैराग्राफ लिखूंगा, अंदर 12 पैराग्राफ्स हैं, सो दे आर चीटिंग विद एग्जामिनर। क्रैम्ड अप मटेरियल है, सीपे का कोई पैराग्राफ याद कर लिया वही आगे लिख के आए, अंदर कोई इकोनॉमी के ऊपर ऐसे आ गया। तो क्रैम्ड अप मटेरियल से आप जो है ना नहीं कर सकते। रिक्वायर्ड लेंथ का भी मसला है, काफी लोगों की अंग्रेजी ठीक है, कंटेंट ठीक है, 6 पेजेस से आगे वो लिख नहीं पाते। सो रिक्वायर्ड लेंथ भी एक प्रॉब्लम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज के रैंडम थॉट्स विदाउट लॉजिकल रीजनिंग। वही ग्रुप डिस्कशन वाली बात शुरू हो जाती है कि जी 26 अमेंडमेंट के प्रोज और कॉन्स क्या हैं, आखिर में डिस्कशन खत्म होती है कि विराट कोहली और शाहिद शाहिद अफरीदी में से मेरा तो जो है ना शाहिद अफरीदी फेवरेट है। सो पता नहीं किस तरह की लॉजिकल रीजनिंग और फैक्ट्स है ये, इसके अराउंड सारी गुफ्तगू है जिसको हम इस पूरे सेशन में कटर करेंगे। सो फंडामेंटल्स क्या हैं अगर आप खुद प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पहले तो आपका लैंग्वेज एरर फ्री हो, ग्रामर आपका एरर फ्री हो। उस पर कंपोजिशन वाले सर जो है सर वकास, ही विल टॉक टू यू मोर एंड ही इज अ वेरी रेलिवेंट गाय इन दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। स्ट्रक्चर जो है ना वो हम इधर फोकस कर लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, कंटेंट, प्रैक्टिस, असेसमेंट वो हम इधर इस फोकस कर लेंगे।
सो स्ट्रक्चर में अगर हम प्रिसाइज बात कर लें तो क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, आउटलाइन से लेके असेसमेंट तक क्या क्या फॉर्मेट होगी, उसके लिए मैंने ना एक फॉर्मेट बनाया है कि ये जो हम 12 दिन का सेशन रखेंगे इसमें क्या होगा। ये आज डे 1, इसमें हम सिर्फ ओरिएंटेशन कर रहे हैं। इनिशियली आई हैड अ प्लान कि आई विल डिस्कस डिक्शन ऑफ एसे विथ यू कि व्हाट इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, बट आई विल डिस्कस दैट टुमारो। सो दिस इज गोइंग टू बी, फर्ज कर लेंगे डे 1, फिर इसका कल हो जाएगा। और इस फॉर्मेट में अच्छा आपने एक तो ये समझ लिया कि यार ऐसे में वोकेबलरी किस तरह की चाहिए, डिक्शन किस तरह का चाहिए, एक्सप्रेशन किस तरह का चाहिए। अगली बात यह है कि जी पैराग्राफिंग राइटिंग टूल्स क्या होने चाहिए। 3 दिन हम उसको देंगे, आपको डेली में पढ़ाऊंगा, उसका काम दूंगा, चेक करके आपको इधर ही शो कर दूंगा। फिर हम पढ़ेंगे जी आउटलाइन मेकिंग स्किल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जी आपको क्वेश्चन पेपर आ गया, अब इसके बारे में टॉपिक कैसे सिलेक्ट कर लें, थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाएं, ऑस्पेक्ट्स कैसे बनाएं, सब ऑस्पेक्ट कैसे बनाएं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करें, किस कैटेगरी के ऐसे को किस तरीके से हैंडल कर लें। 25 टॉपिक्स में आपको इधर कराऊंगा। ये इनिशियल पुश होगा आप लोगों के लिए, बाकी आप इससे आगे फिर खुद काम कर लेंगे। वो हमने कर लिया, फिर हम थीसिस स्टेटमेंट पढ़ेंगे। फिर हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऑफ एसे को पढ़ेंगे कि ये पैराग्राफ क्या होता है। ये हमने पढ़ लिया तो हम फिर और क्वेश्चंस को देख लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट, कोहेरेंस इन एसे क्या है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर विल बी 12th लेक्चर विच इज द कंटेंट ऑफ द एसे। अब शुरू में तो हमने कह दिया कि ऑल वी प्रेडिक्ट इन एसेस इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी, but we can make it predictable if we just read the right content. So we will talk more on ideation and argumentation and the collection of the content and what method it should be collected. कौन से टॉपिक्स में आपको कराऊंगा वो भी सुन लें ताकि ये डिबेट फेयर रहे। सबसे पहले एक बड़े प्रॉब्लमेटिक ऐसे होते हैं वन वर्ड आर इशू बेस्ड, उसमें मैं आपको ये 9 या 10 टॉपिक्स करवा लूंगा। ठीक है, इनकी मैं ब्रीफ आउटलाइन भी डिस्कस करूंगा आपसे और इसका आगे मेथड भी बताऊंगा। 2-3 इसमें आउटलाइंस आपकी चेक भी कर लूंगा। फिर है ये और कैटेगरी, इसमें इस तरह के टॉपिक्स हैं: यूएन सक्सेस और फेल्यूर, जेंडर इक्वलिटी, मिथ और रियलिटी, IMF कर्स और ब्लेसिंग। वी विल टॉक अबाउट दिस काइंड्स ऑफ टॉपिक्स। फिर है फ्यूचर कैटेगरी, जैसे फ्यूचर ऑफ OIC, फलस्तीन, UNO, चाइना, या जैसे एक टॉपिक पूछा गया था पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। तो ये जो फ्यूचर बेस्ड कैटेगरी है इसको हम कैसे हैंडल करें। तो क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक्स हैं, जैसे ये आप देख लें: और मॉडर्न वॉर्स नॉट holy wars, is populism a threat to democracy, is colonial mentality impeding Pakistan's progress, is world peace possible, has social media killed free speech। तो कुछ स्टेटमेंट बेस्ट हैं वो आप ये पढ़ लें, जैसे demilitarization is a key to global peace and cooperation, new war fronts lie in the economic zones, classrooms decide the future of a nation, that's it। लास्ट पर नॉट द लीस्ट इज कि ये हम सारी चीजें करके आपसे आप आखिर में एक मॉक लेंगे। सो इफ यू थिंक कि आपका ऐसे कंसिस्टेंटली फेल हो रहा है, और इफ यू थिंक यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग ऐसे बट आपकी बहुत हार्ड लक है, सो देयर इज ओनली वन वे यू कैन डिफीट योर हार्ड लक एंड दैट इज द हार्ड लेबर। ठीक है, इसको आप करें। फियर तो है ऐसे का, नो डाउट, बट देयर इज वन वे ऑफ ओवरकमिंग फियर, दैट इज फेस इट। हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स इफ एनी। इसके बारे में कोई बात करना चाहते हैं। सेशन हमारी कल रेगुलर इसकी क्लासेस होंगी, टाइमिंग्स मोर और लेस यही सेम रहेंगी, बट देन अगेन इन केस ऑफ एनी चेंज इट विल बी कम्युनिकेटेड लेटर। Assalamu alaikum. This is Vikas Gondal, your English Pressing and Composition instructor. First of all, thank you very much, respected ASP Mohammed Sharif, for enlightening all the aspirants about the ins and outs of CSS. And I welcome again to everybody in our session of English Essay, Pressing and Composition. जैसा कि सर शरीफ ने आप सबको एक्सप्लेन किया है कि इंग्लिश एसे और प्रेसी के जो दो सब्जेक्ट्स हैं, दे आर कार्नर स्टोन्स ऑफ सक्सेस इन competitive एग्जाम्स, पर्टिकुलरली सीएसएस हो या पीएमएस हो, दोनों के अंदर। ये ना सिर्फ आपकी लिंग्विस्टिक स्किल्स को देखते हैं, ओवरऑल भी आपकी जो नॉलेज है उस पर आपकी कितनी ग्रिप है, एक्सप्रेशन के ऊपर कितनी है, लैंग्वेज के ऊपर कितनी है, डिक्शन, एवरीथिंग, हर चीज़ को एनालाइज किया जाता है। क्योंकि ये बेसिकली इंग्लिश के एग्जाम्स हैं। इंग्लिश आपको मस्ट है। फर्स्ट स्टेज जो है
आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर ग्रिप होगी, तो उसके बाद फिर आप आगे बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे पहले तो, फिर उसके ऊपर आप एक अच्छी मंजिल तामीर कर सकते हैं। अभी जो है हम इस सेशन के अंदर ओवरऑल एक्सप्लोर करेंगे इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशंस के अंदर जो फेलियर्स की रेशो होती है वो क्यों इतनी ज़्यादा आ रही है। उसके बाद हम सिलेबस को भी देखेंगे, ओवरऑल कंटेंट किस तरह अच्छा प्रोड्यूस किया जा सकता है, हमारा जो हायरार्किकल वे में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सारा सेशन लेके चलेंगे, लेक्चर्स की डिवीजन्स को देखेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो आपको उसका ऑफिशियल सिलेबस का पता होना चाहिए। जब तक आपको सिलेबस का ही आइडिया नहीं होता तो आप राइट लेफ्ट उसकी कोई भी तैयारी करते रहेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सिस्टमेटिक वे में तैयारी तभी होगी जब आपको पता होगा कि आपका जो कमीशन है उसने आपको एक रोड मैप दिया हुआ है, तो उसको फॉलो करते हुए फिर आपने आगे चलना होता है। अ, आपका जो प्रेसियन कंपोजिशन का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। उसके अंदर डिफरेंट उसकी बाइफरकेशंस होती है। उसको आगे मैं आपसे एक डेमो शेयर भी करूंगा 2024 का जो पेपर हुआ है उसका। मेनली सिलेबस के अंदर हमारे जो आती है सब्जेक्टिव पोर्शन हमारा 50 मार्क्स का होता है और ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी 50 मार्क्स का होता है। उसके अंदर हमारा प्रेसी राइटिंग आ जाता है, जो जिसको 20 मार्क्स एलोकेट किए गए होते हैं। एक पैसेज आपको दिया जाता है, वो डिफरेंट डोमेन से होता है, साइकोलॉजी से होता है, मेडिसिन, सोशल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस। तो उसको आपने प्रिसाइज्ड वे में लिखना होता है। जो इसका रूल होता है 1/3 करके आपने लिखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर 100 मार्क्स 100 वर्ड्स का आपके पास पैसेज होता है तो उसका आप जब प्रेसी करते हैं तो आप 33 वर्ड्स लिखेंगे। 200 का होगा तो 66 वर्ड्स होते हैं। तो उसके अंदर आपके मार्क्स की एलोकेशन इस तरह होती है कि 15 मार्क्स जो होते हैं वो आपके प्रेसी ओवरऑल जो पैसेज होता है जो कंटिन्यूस वे में आप लिखते हैं उसका होता है, और 5 मार्क्स जो है होते हैं दे आर फॉर सजेस्टिंग द सुटेबल टाइटल। नेक्स्ट 20 मार्क्स आपके होते हैं कंप्रीहेंशन के लिए। आपको एक पैसेज दिया जाता है, उसके बाद उसको आप केयरफुली रीड करते हैं। उसके लास्ट के ऊपर आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। तो उसको डिटेल में जब हम लेक्चर्स में देखेंगे तो देखेंगे कि जो क्वेश्चन होता है उसका टेंस क्या होता है, फिर क्या क्या और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और जो बहुत ही ट्रिकी पोर्शन आ जाता है हमारा ग्रामर एंड वोकेबलरी। वोकेबलरी के आपके 20 मार्क्स होते हैं। 10 मार्क्स आर एलोकेटेड फॉर सिनोनिम्स, 10 फॉर एंटोनिम्स। तो इसके लिए स्पेशल आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, सोर्सेज भी बताए जाएंगे, और पास पेपर्स को लेके और डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल्ड की हुई फाइल्स भी आपसे शेयर की जाएंगी, और उनके भी आगे सिस्टमेटिक वे में टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। फिर सेंटेंस करेक्शन आ जाता है, इसके आपके 10 मार्क्स होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि जब तक आपकी करेक्शंस ठीक नहीं होती, ओवरऑल आपकी ग्रामर के ऊपर ग्रिप नहीं होती, आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ग्रिप नहीं होती है, तो आप अपने जो करेक्शंस हैं वो ठीक नहीं कर सकते। और जब तक आपकी इंग्लिश ठीक नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप ऐसे वाला जो एग्ज़ाम है वो भी पास नहीं कर सकते। ऐसे के अंदर उसका एक स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है ऑब्वियसली, लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको वहाँ पर भी वही फॉलो करने पड़ेंगे जो आप प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर के अंदर सीखते हैं। तो फर्स्टली आपको अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, उसके बाद फिर आप जो बिल्डिंग है उसके ऊपर वो आपका ऐसे है, उसको फिर आप किस तरह लेके चलेंगे वो फर्दर सर शरीफ भी आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट 10 मार्क्स आर एलोकेटेड फॉर ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स। इसके अंदर एनोलॉजीज भी समटाइम्स आ जाती हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स 10 मार्क्स के होते हैं। तो इसके साथ साथ 10 मार्क्स आर एलोकेटेड फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। तो ये है ओवरऑल सिलेबस जो हमारा 100 मार्क्स का होता है। अभी देखते हैं इसकी फर्दर जो एफपीएससी है वो इसके अंदर चेंजेस कर सकता है, क्योंकि ये नहीं है कि ये फिक्स्ड है। जो 50 मार्क्स हमारे पेट हैं सब्जेक्टिव पोर्शन के वो तो मस्ट है, जिसके अंदर हमारा ट्रांसलेशन का पोर्शन आ जाता है 10 मार्क्स का। 20 मार्क्स की हमारी प्रेसी आ जाती है, और 20 मार्क्स हमारे एलोकेटेड हैं कंप्रीहेंशन के लिए। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन है 50 मार्क्स का
वो हमारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं, 20 मार्क्स। इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स 5 मार्क्स के ये होते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स 5 मार्क्स, एनालॉजी ऑफ वर्ड्स और prepositions 5 मार्क्स आर allocated फॉर देम। उसके बाद corrections, पंक्चुएशन, नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये सारी वो एक कैटेगराइजेशन है, उसको फर्दर ब्रेक किया गया है। इससे हमें पता चलता है कि 50 मार्क्स जो आपके हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव के, 50 मार्क्स हैं जो सब्जेक्टिव के, जो प्रॉपर आपने राइटिंग करनी है, जिसकी फर्दर एवेलुएशन होगी। लेकिन 50 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पेट मार्क्स हैं, जिनको आप थोड़ी सी मेहनत करके, अच्छी गाइडेंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ, एवेलुएशन के साथ उनको आप लेकर, तो जो आपका 40 का बेंच मार्क है उसको आप बेहतर तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन प्रेसी का जो एग्ज़ाम होता है, सर्टेन मिथ्स ये भी हैं, और जो सीनियर टीचर्स हैं उनका भी इसके ऊपर कंसेंसस है कि जो एग्जामिनर होता है वो आपका प्रेसी वाले पेपर के अंदर जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसको ज़्यादा वेटेज दे रहा होता है, कि आप प्रेसी कितना अच्छे से करते हैं, कंप्रीहेंशन, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप है, ग्रामर के ऊपर ग्रिप है, वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से निखर के सामने आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी जो कोर्स इनसाइट है, किस तरह सारा हमारा सेशन जो है वो कंक्लूड होगा। अराउंड 18 लेक्चर्स होंगे हमारे। फर्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हम विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू ग्रामर एंड कंपोजिशन। ग्रामर वगैरह से रिलेटेड हम कंप्रिहेंसिव वे के अंदर बात करेंगे, ग्रामर क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा है, कंपोजिशन क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर एनालिसिस ऑफ एफपीएससी एग्जामिनर्स रिपोर्ट। हर साल एफपीएससी जो है, जो मेन हमारा इदारा कंडक्ट कर रहा है एग्जाम सीएसएस के, वो हमें एक रिपोर्ट इशू करता है, हर सब्जेक्ट की सेपरेट होती है। उसके जो मेन फीचर्स हैं, क्रक्स है, वो भी आपसे डिस्कस करूंगा मैं अभी थोड़ी देर के बाद, कि क्या वजूहात हैं कि स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्या इश्यूज हैं कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फेल होते हैं प्रेसी वाले पेपर के अंदर। फिर ओवरऑल कोर्स कंटेंट की बात होगी, एवेल्युएशन मैकेनिज्म आपसे डिस्कस किया जाएगा। साथ में कुछ आपसे डेमोज भी मैं शेयर करूंगा कि इस तरह एवेल्युएशन होगी, क्योंकि हमारा ऑनलाइन सेटअप है। तो बाकी टेस्ट स्केजुअल भी आपसे शेयर किया जाएगा। आपके डेली भी असाइनमेंट्स होंगी, लेकिन वीकली आपके टेस्ट हुआ करेंगे, और फाइनल लास्ट के ऊपर आपका फुल लेंथ मॉक कंडक्ट होगा। लेक्चर 2 जो हमारा होगा वो सेंटेंस करेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर होगा। क्योंकि हमारे जितने भी इश्यूज आते हैं, ज़्यादातर हमारे टेंसेस के एग्रीमेंट के आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आते हैं। तो उन चीज़ों को देखने के लिए हम कंप्रिहेंसिवली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं उनके ऊपर हम अच्छे से लेक्चर्स रखेंगे, उनकी टाइप्स को देखेंगे, और हर टाइप के साथ जो एसोसिएटेड करेक्शंस हैं उनको हम लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई सेपरेट 1 और 2 बुक्स हैं वहाँ से हमारी करेक्शंस होगी। हम लैंग्वेज के लेवल के ऊपर जाकर, ग्रामर के बेसिक्स के ऊपर जाकर हम हर चीज़ को कवर करेंगे। नाउन्स को देखेंगे, उनके नाउन्स प्रोनाउंस जो भी उनसे रिलेटेड टाइप्स होंगी, जो उनकी करेक्शंस होंगी, लेक्चर 3 के अंदर वो डिस्कस करेंगे। देन लेक्चर 4 है, उसके अंदर हम एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स उनको डिस्कस करेंगे, उनकी टाइप्स, और उसके बाद उनसे एसोसिएटेड जो करेक्शंस हैं उनको भी हम देखेंगे। देन कम्स लेक्चर नंबर 5, सेंटेंस करेक्शन, कंजंक्शन से रिलेटेड बात होगी, डैंगलिंग मॉडिफायर्स, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देन कम्स लेक्चर 6, दैट इज़ अबाउट द आर्ट ऑफ यूजिंग prepositions। उसके अंदर हम preposition ऑफ टाइम के ऊपर बात करेंगे, preposition ऑफ प्लेस से रिलेटेड बात करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे जो हमारा स्केजुअल होगा, जिस तरह हमारी क्लासेस अरेंज होंगी। तो लेक्चर नंबर 7 और 8 जो होगा वो नरेशन से रिलेटेड होगा। उसमें ओवरऑल नरेशन की जो निटी ग्रिटीज़ हैं उनके ऊपर काम होगा। जो रिपोर्टेड स्पीच हैं,
उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच हैं, स्प्लिट रिपोर्टिंग स्पीच होते हैं। उन सब के ऊपर बात करने के बाद फिर हम ओवरऑल पास पेपर्स की जो नरेशंस हैं उनको भी अटेम्प्ट करेंगे क्लास के अंदर भी, और उनके वीकली टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। जस्ट अ सेकंड। जी, तो हमारा जो लेक्चर नंबर 9 होगा वो होगा रिलेटेड टू वॉइस एंड मिसलेनियस सेंटेंस करेक्शन। उनसे रिलेटेड हमारी बात होगी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। उसके बाद आ जाती है हमारा लेक्चर नंबर 10th एंड 11th। वो हमारे होंगे पंक्चुएशन के ऊपर। पंक्चुएशन जो है ना, करेक्शन के लिहाज से भी उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और उससे हट के ऐसे के रिलेटेड जो ओवरऑल आप राइटिंग करते हैं, प्रेसी, कंप्रीहेंशन, उन सब के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। क्योंकि आपकी मोस्टली जो मिस्टेक्स होती हैं कैपिटलाइजेशंस की होती हैं। आप सेंटेंस, आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, फुल स्टॉप के इश्यूज आ जाते हैं। तो हर लिहाज से जो भी आपकी एलिप्सिस की हो सकती हैं, एम डैश, एन डैश, ब्रैकेटिंग कोमास, पेयर ऑफ कोमास, तो हर चीज़ को हम एड्रेस करेंगे इन डेप्थ। लेक्चर नंबर 12th एंड 13th आर अबाउट प्रेसी राइटिंग। प्रेसी की जो निटी ग्रिटीज़ हैं उनको हम समझेंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, किस तरह उसको कोप कर सकते हैं, अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको मिनिमाइज किस तरह कर सकते हैं। क्लास के अंदर आपको डेमो दिया जाएगा किस तरह से एक जो प्रेसी है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जो रूल्स आपको सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, वहाँ पर प्रैक्टिकली उनकी इम्प्लीमेंटेशन करके आपको दिखाई जाएगी। फिर पास पेपर्स जो हैं उनकी प्रेसी करके भी आपको दिखाई जाएगी, और आपको टास्क भी असाइन किए जाएंगे। आप फिर उनको जब लिख कर फिर फाइल्स बनाकर शेयर करेंगे तो उनकी बाकायदा एवेलुएशन होगी। हमारा जो लेक्चर 14th एंड 15th होगा वो होगा ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर होगा ओवरऑल हम देखेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है। उर्दू टू इंग्लिश जब हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफॉर्म करने जा रहे होते हैं तो किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है, एसओपीज क्या होते हैं। वो होगा फिर पास पेपर्स के कुछ सॉल्यूशंस आपसे शेयर किए जाएंगे, और ओवरऑल पास्ट पेपर्स से जो क्वेश्चंस होंगे वो भी, और सेपरेटली भी जो लगता है कि आगे आने वाले पेपर्स के अंदर आपके लिए आ सकते हैं, मुश्किल आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, तो उनकी एक्सरसाइजेज आपसे करवाई जाएंगी। उसके बाद हम कंप्रीहेंशन पर बात करेंगे, उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को अचीव करेंगे। क्लास के अंदर हम इन सारी ड्रिल्स को करेंगे। उसके बाद पास पेपर्स आपको टास्क असाइन किए जाएंगे, आप वो अटेम्प्ट करके एवेलुएशन करवाएंगे। उसके साथ साथ आपको फिर जब आप एक दफ़ा सबमिट कर देंगे, आपको उसकी आइडियल जो आपका प्रेसी हो सकता है या कंप्रीहेंशन हो सकता है, ट्रांसलेशन, वो भी आपसे शेयर किया जाएगा। लास्ट के ऊपर हमारा एक फ्री फुल लेंथ मॉक एग्जाम होगा ऑन द पैटर्न ऑफ एफपीएससी। तो इन सारी चीज़ों को हम देख के आगे लेके चलेंगे। जो ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा उसके ऊपर हमारा स्पेशल फोकस रहेगा, क्योंकि 20 मार्क्स हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड विद इन अ सेकंड आप एक जो मार्क है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके ऊपर स्पेशल आपको कंपाइल्ड फाइल्स आपसे शेयर की जाएंगी, आपको टास्क असाइन किया जाएगा, पहले ही बताया जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइजेस के अंदर से आपका कितना एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। उसमें वो कैप भी आ जाएगी, पेरा वर्ड्स होंगे, ईडीएम्स होंगे। तो फर्स्ट जो आपका टेस्ट होगा वो आपकी 7th क्लास के अंदर कंडक्ट होगा, सेकंड क्लास जो सेकंड टेस्ट होगा वो 14th क्लास के अंदर, और जो आपका थर्ड टेस्ट होगा वो 18th क्लास के अंदर आपका कंडक्ट किया जाएगा। ये जो बेसिक वोकैब से रिलेटेड और ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पोर्शन को हमने अच्छे तरीके से टारगेट करना है। इसकी इम्पोर्टेंस इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आप जो है आपके पेपर के अंदर है। सेकेंडली जो आपका एमपीटी होता है उसके अंदर आपका इंग्लिश का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। और इस दफ़ा भी जैसा कि आप जानते हैं एमपीटी के अंदर मोर देन 10,000 कैंडिडेट्स फेल्ड। तो उसको भी कोप करने में ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ एग्जामिनर्स ऑब्जर्वेशंस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन सीएसएस। जो पर्टिकुलरली हमारा पेपर है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स की फेलियर रेशो क्यों बहुत ज़्यादा है, क्या वजूहत हैं कि इस पेपर के अंदर स्टूडेंट्स स्कोर नहीं कर पाते। हालांकि ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल पेपर है, आपके पास सिलेबस हो, आपके पास पास पेपर्स हो, तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाता है कि आप को किस तरह इस चीज़ को क्रैक करना है। उसके साथ आपके पास राइट गाइडेंस हो तो आप सिग्निफिकेंट अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं, और ओवरऑल जो आपका टारगेटेड ग्रुप होता है उसको आप अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हर सब्जेक्ट के अंदर आप अच्छा स्कोर करेंगे, और पर्टिकुलरली इंग्लिश ऐसे एंड प्रेसी इनको पास करना बहुत ज़रूरी है। और प्रेसी वाला जो पेपर है इसके अंदर जितने भी टॉपर्स रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। First of all, the general performance of candidates was substandard, lacking originality, relevance, presence of mind. जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो प्रैक्टिस नहीं करते। जो भी वो कैब है उसकी प्रॉपर डिफरेंट डाइवर्स सोर्सेज से तैयारी नहीं करेंगे। जस्ट एक आध जो मार्केट के अंदर बुक चल रही होगी उसको पकड़ लेंगे, उससे स्टडी करते हैं, उससे सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। आपको डाइवर्स सोर्सेज को कंसल्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको डिफरेंट ड्रिल्स से गुजरना पड़ता है, मॉक्स देने पड़ते हैं, एवेल्युएशन चाहिए कंप्रिहेंसिव वे के अंदर, तो तब आप जाकर इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर इग्नोरेंट अबाउट बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। उनको टेंसेस नहीं आ रहे होते। हम बाकायदा टेंसेस के ऊपर वर्क करेंगे। हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे, वर्ड आपको लिखना सिखाएंगे, सेंटेंस लिखना सिखाएंगे, फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरह होता है, टेंसेस के आपस में एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वो चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाएगी। यूजेज ऑफ वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, इन सब की करेक्शंस जब आप करेंगे तो ओवरऑल आपकी जो लैंग्वेज के ऊपर ग्रामर के ऊपर कमांड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनको बेसिक रूल्स का ही नहीं पता होता। लाइक हमको जो हमें गिवन पैसेज होता है प्रेसी के अंदर उसको हमने वन थर्ड करना होता है। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वर्ड काउंट को मीट ही नहीं करते, और वो अ, या तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिख देते हैं या बहुत कम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 वर्ड्स का पैसेज है तो आप 33 वर्ड्स की प्रेसी कर सकते हैं, 200 का है तो 66 कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 2 4 5 वर्ड्स ऊपर नीचे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने 15 20 30 वर्ड्स का गैप क्रिएट कर दिया है तो इट विल कॉस्ट यू डियरली। सेकंड जो इशू आता है आपका इस एग्ज़ाम के अंदर, जो एफपीएससी के एग्जामिनर्स हाईलाइट करते हैं बहुत ज़्यादा, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट का। स्टूडेंट्स से टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होती, उनको आइडिया ही नहीं होता कि हमने इस पेपर के अंदर जिसमें 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं इसको किस तरह टैकल करना है। फिर आपका सब्जेक्टिव नेचर के जो एग्जाम्स उसकी नेचर है 50 मार्क्स हैं, उनको कितना कितना टाइम एलोकेट करना है। उसके लिए स्पेसिफिकली टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड पेपर, आपकी जो प्रेजेंटेशन होंगी, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक से रिलेटेड आपका सेपरेट एक लेक्चर कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपसे मॉडल पेपर्स शेयर भी किए जाएंगे, और ओवरऑल जो इश्यूज एक कैंडिडेट फेस करता है वो चीज़ ना सिर्फ आपकी इस प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में हेल्प आउट करेगी आपको, बाकी बाकी जो आपके 11 सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी हेल्प आउट करेगी। और उसके बाद हैंड राइटिंग का इशू भी एग्जामिनर्स ने हाईलाइट किया है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट वाज नॉट लेजिबल, तो उसके लिए आपको एक डिसेंट रीजनेबल हैंड राइटिंग भी रिक्वायर्ड है। और वो किस तरह इंप्रूव होती है, जब आप ज़्यादा राइटिंग करते हैं और उसके साथ साथ फिर आप उसकी एवेलुएशन भी कराते हैं, आपके मेंटोर्स भी गाइड करते हैं। समटाइम आप कुछ अल्फ़ाबेट्स को सही नहीं लिख रहे होते, तो कुछ जो है कुछ को आप एक दूसरे के अंदर घुसा रहे होते हैं, तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही होती है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी काम करने का ज़रूरत होता है। और समटाइम्स आप अपनी ओपिनियन को ऐड कर रहे होते हैं प्रेसी के अंदर, कंप्रिहेंशन के अंदर, इवन कि वो रिक्वायर्ड भी नहीं होती। तो आपको बिल्कुल ही अनबाइस्ड न्यूट्रल रह के अपने जो एग्ज़ाम होता है उसको कंडक्ट करना पड़ता है। ये भी एक और एग्जामिनर की रिपोर्ट आई है, अराउंड 5 इयर्स का जो क्रक्स है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कैंडिडेट्स जो होते हैं वो उनकी ग्रिप नहीं होती लैंग्वेज के ऊपर, डिक्शन के ऊपर, ग्रामर के ऊपर। वो बहुत ज़्यादा जो है ना, देर इज़ हाई टेंडेंसी ऑफ यूजिंग ईडियम्स। ओके, आप यूज़ करें, डिसेंट वोकैब यूज़ करें, लेकिन
ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ही बम्बास्टिक वोकैब के लिए जाना पड़ेगा। आप अच्छा लिख रहे हैं, डिसेंट लिख रहे हैं, आपने जो लिखा है वो एक लेमैन को समझ आ रहा है, तो दैट्स मोर देन इनफ। आप इस एमआर में भी लिख रहे हैं तो आप पास कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। आप उसको एक डिसेंट वे में, बेहतर अंदाज में कम्युनिकेट करें, उसको एक्सप्रेस करें। जब हम जाते हैं इम्प्रेस करने के लिए तो वहाँ पर हम मिस्टेक्स करते हैं। हम इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करते हैं, इनअप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे इश्यूज होते हैं। ग्रामेटिकल रूल्स की अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की नहीं होती, पंक्चुएशंस के इश्यूज, स्पेलिंग्स के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं सेपरेट आपसे एक फाइल शेयर करूंगा जिसके अंदर जो मोस्ट कॉमन मिस स्पेल्ड वर्ड्स होते हैं। तो अगर आपका एक पैराग्राफ लिखा या एक पेज आपने लिखा है, उसके अंदर 3-4 मिस्टेक्स आपकी बेसिक स्पेलिंग्स की आ जाती हैं, तो वो बहुत ही आपका बैड इमेज क्रिएट करता है एग्जामिनर के सामने, कि इस कैंडिडेट ने इतनी भी मेहनत नहीं की कि ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं, इनको ही वो स्पेलिंग को सीख सकता। बाकी चीज़ें आ जाती हैं कि आप अपना पर्सनल व्यूज़ वगैरह जब आप देते हैं प्रेसी कंप्रीहेंशन के अंदर, और कॉपीड सेंटेंस लिखते हैं, कॉपीड मटेरियल कंप्रीहेंशन और प्रेसी के अंदर लिखते हैं, तो उस वजह से फिर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता। आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर, सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको आंसर देना होता है, ताकि आप जो थीम है और जिस्ट है उसको भी ना छोड़ें, लेकिन जो डिमांड ऑफ एग्ज़ाम है उसको भी आप फुलफिल करें। नेक्स्ट ये भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कुछ डेमोज हैं एवेलुएशन के, कि एवेलुएशन का मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह होगा जब आप राइटिंग करेंगे। चाहे आपका एक पैराग्राफ होगा, फुल लेंथ आपका ऐसे होगा, सर शरीफ चेक करेंगे, जो काम मेरे लिए होगा, जो मैं आपको असाइन करूँगा, तो हर चीज़ के अंदर क्वालिटी को मेंटेन किया जाएगा। आपका एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, एक एक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा जाएगा। उसके अंदर स्पेलिंग की मिस्टेक होगी तो उसको हाईलाइट किया जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इशू हुआ बताया जाएगा, ग्रामर की प्रॉब्लम आती है, प्रपोजिशन है, पंक्चुएशन है, जिस तरह से भी आप कोई भी मिस्टेक करेंगे तो उसको बेहतर अंदाज में उसके अल्टरनेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, कि इस तरह आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम आएगी, कंटेंट से इशू आएगा, तो वो भी, और उसके साथ साथ ग्रामर के ऊपर भी, ग्रिप जो है लिंग्विस्टिक के ऊपर, वो भी हम मस्ट करवाएंगे आपसे इंशाल्लाह। ये भी कुछ और डेमोज हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह हर चीज़ को कोई भी जो आपका टीचर होता है वो आप पर एहसान करता है अगर वो आपकी मिस्टेक्स निकालेगा। ये चीज़ आज अपने माइंड में एक बिठा लें। अगर कोई पेपर आपका लाल कर रहा है, कोई आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट कर रहा है, तो वो आप पर एहसान कर रहा है, क्योंकि जो आपका आगे एग्जामिनर बैठा हुआ है फाइनल एग्जाम्स के अंदर, वहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन है। वो किसी सूरत में भी आपको उधर माफ़ नहीं करने वाला। तो इसलिए बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएशन करवाएं। आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर है, तो आप आएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये भी कुछ डेमोज हैं आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ वैल्यूएशन के, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इश्यूज हैं, यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव है, कंजंक्शंस की प्रॉब्लम्स हैं, कैपिटलाइजेशन के इश्यूज हैं, स्पेलिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं, टेंसेस की एग्रीमेंट की प्रॉब्लम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इश्यूज, तो हर चीज़ को हाईलाइट किया जाएगा। ये भी कुछ डेमोज हैं एवेलुएशन के। जो भी एवेलुएशन होगी इंशाल्लाह कंप्रिहेंसिव वे में होगी, हर वर्ड को, हर पैराग्राफ को पढ़ा जाएगा। बाकी ये कुछ रिकमेंडेड सोर्सेज हैं, जो डिफरेंट बुक्स हैं, कुछ हमारे नेशनल ऑथर्स हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑथर्स हैं, लाइक हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रैन एंड मार्टिन, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय हफीज करीमदाद चुगताई, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज बाय माइकल स्वान, इंग्लिश ग्रामर इन यूज, द ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन, यूनिवर्सिटी इंग्लिश ग्रामर। ये सारे वो सोर्सेज हैं जो कि ऑथेंटिक सोर्सेज कंसीडर होते हैं इंग्लिश ग्रामर पर ग्रिप करने के लिए। फर्दर जो आपके कंपाइल्ड फाइल्स होंगी वो भी आपसे शेयर कर दी जाएंगी, वो कैब से रिलेटेड हो जाती हैं, ईडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो उनसे भी रिलेटेड आपसे हर तरीके से इंशाल्लाह आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। फर्दर भी जो कुछ बुक्स जो ऑथेंटिक कंसीडर होती हैं, लाइक ईडियम्स वगैरह के लिए, एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश
बाय सदात हुसैन, तो वो भी इस तरह की और भी आपसे जो बुक्स होंगी, सोर्सेज होंगे, अथेंटिक होंगे, वो आपसे शेयर किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स के अंदर